हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि सर आज हम लोग जो हैं आप लोगों के सामने एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी डिमांडेड में है। देखिए, हिंदी को आप लोग बहुत इजी में लेते हैं जिसके कारण आपका नंबर बहुत कम हो जाता है, लेकिन हिंदी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है जो बोर्ड के एग्ज़ामों में आपको देखने को मतलब ये जो है, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। देखिए, आज टोटल 20 क्वेश्चन की बात यहाँ होगी, ठीक है, और 20 में 20 लाइए, समझेंगे। देखिए, ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि पेपर में छपने वाले क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। आप जैसा कि कोर्ट रीडर वाले जो हमसे पढ़े होंगे वो सब इसको जानते होंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या क्या बात की गई है। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 है, पीछे भी मैंने लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग वो सब मैंने पढ़ा चुका है। आप उसको देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम आज बात करते हैं बिहार सिविल कोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज प्रैक्टिस सेट 2। ये भी ट्रेंडिंग में है, ये भी आपका बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले और बिहार बीपीएससी 3.3 के बारे में जो भी अपडेट चाहिए आपको इस पे मिलेंगे। एस्टेट के चाहिए, कुछ भी, देखिए सरकारी नौकरियों से जुड़े कुछ भी चीज़ चाहिए आप इस चैनल पर बेहिचक आइए। देखिए, अब हम आपसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन का। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, सबसे पहले अब शुरू करते हैं कि तमस, तमस के लेखक कौन है। तमस एक सब्जेक्ट है जिसके कि हमको लेखक की बात करना है, तो आप हमको ये बताइए कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो इनके जो लेखक हैं वो कौन है, इसके बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि तमस के जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी। कौन से हैं? भीष्म साहनी। अब हम इसमें थोड़ा सा चारों डिटेल पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र कौन है, इनके बारे में हम क्या समझते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जो हैं इनकी भी बहुत प्रमुख रचना है, ठीक है। ये इन्होंने, इनकी रचना में से आप लोग कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिएगा कि विचार और अनुभूति हुआ, विचार विश्लेषण हुआ, अनुसंधान और आलोचना हुआ। कहने का मतलब विचार से रिलेटेड बात आएगा तो समझिएगा, अगर ऑप्शन में डॉक्टर नगेंद्र दिख रहे हैं तो आप इनको कमेंट कीजिएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इसमें है कि धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो हैं इनका क्या क्या है। तो इनकी जो है, इन्होंने अपना बढ़िया बढ़िया किताब लिखा है। देखिए, जैसे गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, चांद और टूटे हुए लोग, ठेले पर हिमालय इत्यादि, ये सब चीज़ इन्होंने लिखा है। तो इसमें चारों राइटर है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध रचना जो है उसने कहा था, कौन सी? उसने कहा था। तो हम चारों के बारे में समझ गए, लेकिन भीष्म साहनी के बारे में कुछ और समझिए कि भीष्म साहनी ने एक तो रचना की थी तमस, उसके बाद हुआ मेरे प्रिय कहानी, भाग्य रेखा, झरोखी, बसंती इत्यादि, ये सब किनके हैं? तो भीष्म साहनी के हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन में बात करते हैं कि तलघर में कौन सा समास है। तलघर में कौन सा समास? देखिए, आपको समास पहचानने में कठिनाई होता है, इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज हम इसमें प्लेलिस्ट नहीं बनाए हैं। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में देखिएगा, हिंदी का ग्रामर का दिया होगा, 15 मिनट का वो क्लास होगा, आप उसको पूरा देख लीजिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि समास का एकदम ट्रिक बताया है, वो याद करने के लिए नहीं कि पूर्व पद प्रधान हो, दूसरा हो, ये सब चीज़ नहीं है उसमें। अभी आपको हम बात करेंगे तलघर समास में कौन सा समास है। तो सबसे पहले दिया हुआ है बहुब्रीहि समास। समझिए, हमको थोड़ा सा समझाइए कि बहुब्रीहि समास किसको कहते हैं। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ पता है, अगर नहीं पता है तो हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। बहुब्रीहि समास जो होता है ये भगवान से रिलेटेड नाम में होता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास जो होता है ये भगवान से रिलेटेड, लेकिन तलघर इसमें कोई भगवान से लेना देना नहीं है। उसके बाद द्विगु समास। देखिए, द्विगु समास होता है जिस शब्द में पहला शब्द संख्यावाचक में होगा, जिसमें संख्या होगा, जैसे सप्तऋषि, त्रिलोक, सप्ताह। देखिए, पहला जैसे हम लिखते हैं सप्ताह, तो सप्ताह मतलब क्या? सप माने सात। तो कहने का मतलब है जो इसमें रहता है, जो पहला जो होता है ये होता है संख्यावाचक, जैसे त्रिलोक, त्रिलोक मतलब 3, ये आएगा। तो उसके बाद बात करते हैं कि कर्मधारय। तो देखिए, तलघर जो है वो कर्मधारय समास है। तलघर कैसा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में जो होता है वो पहचानना होता है। इसका मतलब होता है के समान है जो, जिस शब्द में के समान है जो लगा रहे उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। अब आपके मन में आएगा, सर इसमें तलघर में कहाँ के है जो लिखा हुआ। तो तलघर का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है तल में है जो घर,
क्या है, तल में है जो घर, इसको क्या कहते हैं, तल घर। यहाँ प्रथम पद जो है वो विशेषण है। आपको इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसको कहते हैं, तो द्वंद्व समास आप जैसा जानते होंगे, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो देखिए द्वंद्व समास जो होता है वो होता है, इसमें योजक चिन्हों का लोप होता है। अब कहिएगा योजक चिन्ह क्या होता है, तो योजक चिन्ह देखिए, जैसे हम लिखते हैं सुख, क्या लिख दिए, सुख, इसी के साथ लिख दिए दुख, तो सुख दुख के बीच में एक ऐसा चिन्ह डाला रहता है, इसी चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ये हो जाएगा, कौन सा, कर्मधारय समास, ऑप्शन 3, ठीक है, सी नंबर। उसके बाद है क्वेश्चन कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। अब बात हमको बताइए कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। अब ये बताए थे कि जिस अष्ट धातु मतलब 8 गो धातु, 8 की बात कर रहा है, तो अभी हम बताए थे आपको कि जिस शब्द में संख्यावाचक नाम हो, आगे क्या हो, वो द्विगु समास होता है। जिसमें खोजिए, तो ऑप्शन ए आंसर हो गया ना। ये सब हम आपको समझा चुके हैं, इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से कोई बात अगर आता है और इसमें पूछा जाएगा, और एक बात करते हैं, एक छूट गया था, तत्पुरुष नाम। तो तत्पुरुष समास जो होता है, इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को, जैसे राम ने रावण को मारा, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता है हम बात करते हैं, इसका आंसर हुआ ए। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। देखिए आपको हम कहाँ से कहाँ किस ऊंचाई तक आपको लेके चलते हैं। सबसे और अगला क्वेश्चन ये है, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। अभी आपको हम बताए हैं गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। तो गगनचुंबी शब्द में समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी मतलब होता है गगन को चूमने वाला। क्या होता है इसका मतलब, गगन को चूमने वाला। तो आप जैसे कारक पढ़े होंगे, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म से को आया ना इसमें, तो ये जो को हुआ किस में आया था, तो ये जो आ गया था, ये आ गया था तत्पुरुष समास में। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। द्विगु समास, बहुव्रीहि, कर्मधारय, ये सब हम बता चुके हैं। आपने अगर ये सुना तो आप थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक पर गुस्सा, कहने का मतलब है नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ कौन सा होता है। तो देखिए, तुरंत क्रोध, तंग करना, ध्यान देना, कम क्रोध करना। कम क्रोध नहीं होगा। नाक पर गुस्सा का मतलब तंग करना भी नहीं होता, ध्यान देना तो हो ही नहीं। तुरंत क्रोध कहने का मतलब जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उसको हम क्या कह सकते हैं, किसका नाके पे गुस्सा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। और हम एक दो बता देते हैं। अब जैसे और सा है हम इसमें बात कर सकते हैं, नाक कट जाना। नाक कट जाना का मतलब प्रतिष्ठा नष्ट होना। नाक कटना बदनाम करना, नाक में दम करना, परेशान करना, नाक तक पानी आना, असहाय हो जाना, नाक रगड़ना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत तंग करना। देखिए, नाक से रिलेटेड हम कितना चीज़ आपको बता दिए हैं। इसका जो आंसर है तुरंत क्रोध। जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। इसको हम कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्या है, जो बहुत गहरा हो, तो बताइए, अगाध, अगाध, अगार, अगार। अब इसमें देखिएगा थोड़ा बहुत लिखने का अंतर है, ठीक है। जो बहुत गहरा हो उसमें क्या होता है, अगाध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसके लिए शब्द है अबाध। तो अबाध तो यहाँ है नहीं, अगाध है, और बाध रहेगा तब वो हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक 6 क्वेश्चन बताए हैं, 6 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप अगर चाहते हैं कि हिंदी का लेक्चर बार बार हम लेके आए, तो आप कमेंट में कहिएगा कि सर जी इसको कंटिन्यू कीजिए। और आप लोग इस बार सिलेक्शन लीजिए। देखिए, सिलेक्शन लीजिएगा तो मेरा नाम होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा, सुख सुविधा ऐसा आराम सब मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिएगा आगे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सॉरी 7 है। तो ये जो है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कहिए। तो उस वाक्यांश के लिए असूर्य पश्चया, ये जो है ऑप्शन बी नंबर सही है, ठीक है। अब होता है जिसका कोई शत्रु न हो, उसको हम कहते हैं अज्ञात शत्रु, ठीक है। जिसका कोई शत्रु न हो उसको हम कहते हैं अजात शत्रु कह सकते हैं। उसके बाद होता है, उसके बाद हम इसके लिए देते हैं, हृदय की बात जानने वाले को कहते हैं अंतर्यामी। नहीं, तुम्हारे मन का कोई बात जान जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अंतर्यामी। और जिसके बिना काम न चल सके उसको अप्रियाय। और उसके बाद गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी। जैसे आप अभी हमारे साथ हैं तो हम आपको अंतेवासी
भी बोल सकते हैं। अंतेवासी कहने का मतलब है जो गुरु के साथ रहता है उसको क्या कहते हैं, अंतेवासी। अभी आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो आप अंतेवासी हुए, ठीक है। सूर्य तो सूर्य होता है, ये तो समझ में आ गया। अब आगे है कि मैंने मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अब हमको आप समझाइए कारक का प्रकार। तो कारक का प्रकार जैसे हमको पता है कि संप्रदान है, अब कैसे होता है तो देखिए, कहिए कि मैंने राधा के लिए, तो अब देखिए का को लिए के लिए, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, देखो को के लिए बोले तो राधा के लिए, यहाँ के लिए जो आता है इसी के कारण ये कैसा कारक है, संप्रदान का। आपादान में होता है से, संबंध में होता है का के की, अधिकरण में पर, संबोधन में अहे अहो अरे अजी, इस तरह का बात होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग के कवि से था, ठीक है। तो ये जो कवि थे ये थे द्विवेदी युग के, द्विवेदी युग के कवि थे। इनका जो द्विवेदी के कवि हैं इसमें और है महावीर प्रसाद त्रिवेदी हो गए, श्रीधर पाठक हो गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए, उसके बाद मैथिली शरण गुप्त, पद्म शर्मा, ये सब चीज़ इसमें आते हैं, ठीक है। बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट का। उसको देखिए कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कहने का मतलब है फूलों का आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में अनुयुक्ति अलंकार है। कौन सा है, इसमें अनुयुक्ति अलंकार है। अलंकार की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, आप लोग इसको भी थोड़े अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अलंकार जो होता है, सबसे पहला अलंकार जो होता है 5 प्रकार का होता है। पहला होता है उपागम, कोई शब्द या ज़्यादा उसमें अर्थ देता है तो उसको हम कहते हैं। कोई शब्द 2 या 2 से अधिक अर्थ देता है तो उसको हम उपागम अलंकार कहते हैं। अगर आपको अलंकार पढ़ना है तो आप अलग से भी पढ़ सकते हैं, हमको कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे। फिलहाल हम अभी के लिए आपको बताते हैं कि जो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ देता है उसको उपागम कहते हैं। सलेश में होता है किसी शब्द में 1 से ज़्यादा अर्थ जुड़े रहते हैं। उपमा का मतलब होता है तुलना या समानता दूसरे के साथ हम करते हैं, ठीक है। अनुप्रास में होता है व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। उसके मानवीकरण का मतलब होता है एक पचमा होता है जहां अमानव प्राकृतिक पशु पक्षी निर्जीव में मानवीय गुण का आरोपण होता है। तो आप समझ गए। अगर आपको इसमें फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो वो आप हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में ढूंढिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में देखिएगा हिंदी का, वो आपको मिल जाएगा। देखिए इस चैनल पर एकदम ज़्यादा वीडियो नहीं है, आपको 40-45 वीडियो मिलेंगे, लेकिन पूरा सिविल कोड से रिलेटेड, और आपको अच्छे चीज़ मिलेंगे। आप अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो फिर कहीं पढ़ने का जरूरी नहीं है। अब है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताइए स्त्रीलिंग शब्द किसको कहते हैं। तो स्त्रीलिंग मतलब जिससे स्त्री का बोध हो। तो कहने का मतलब वाक्य में प्रयोग उसे सूचना मिली है कि आज, जैसे देखिए बात समझिए कि क्या है समझना। इसमें जो है मित्र, मित्र स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सूचना, सूचना स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे है देखिए, अगर हम कहते हैं कि उसे सूचना मिली है कि आज विद्यालय बंद है, तो अब हम कह सकते हैं ना कि मिली है लड़की, इस तरह से स्त्रीलिंग का बोध होता है। उपहार, इसका सेंटेंस आप बनाइए, नहीं होगा, ठीक है। ये सब पुल्लिंग है, ये जो तीनों आप देख रहे हैं ये सब क्या है, पुल्लिंग है, बाकी एक सूचना स्त्रीलिंग है। उसके बाद हुआ निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची का मतलब होता है मिलता जुलता, ठीक है। तो अलिंद नहीं होता है, ठीक है। वायु का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो क्या होगा, अनिल होगा। क्या होगा, अनिल होगा। समझ में आ गया आपको। वायु का और भी होता है, हवा होता है, पवन होता है, समीर होता है, पवमान होता है, प्रभंजन होता है, बयार, समीकरण, स्पर्शन, प्रवात, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो देखिए कि आपको हम समझते हैं, ये बात आपको समझ में आते हैं। ये अलिंद जो होता है इसको हम पूरा अलिंदा बोलते हैं। ये जो होता है द्वार कोश चबूतरा को हम इस तरह से अलिंदा बोलते हैं। और ये सब कोई बातें नहीं है, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप आगे देख रहे हैं कि दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया करना है। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, ये थोड़ा हमको बताइए आप लोग कि सकर्मक क्रिया कहते किसको हैं। सकर्मक अकर्मक दो तरह का चीज होता है। देखिए विकल्प में इसका जो ऑप्शन ए है, सॉरी इसका जो देखिए 13 में ना है, हाँ। अब देखिए कि क्या दिए गए वाक्यों में सकर्मक क्रिया बताइए। तो सकर्मक क्रिया जो है वो है ये राहुल ने केला खाया, यही एक सकर्मक क्रिया है। गाड़ी चलती है, वह लजा रही है, ऐसा कोई, ये मीरा गीत गाती है। सकर्मक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसे कर्ता द्वारा किया
गया। कार्य किसी अन्य चीज से प्रभावित नहीं है, ठीक है, कार्य को प्रभावित करता है, कोई अन्य चीज को प्रभावित, जैसे राहुल ने केला खाया तो ये खुद खाया, गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलती है ना, तुमने ना चलते हो, वह लजा रही, लजा वो मीरा गीत गाती है, तो इसका जो ऑप्शन हो गया ये सही है, ठीक है। अब आप अकर्मक क्रिया के बारे में कहिएगा, तो जहाँ क्या होता है, जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होती है तो ये सकर्मक कहते हैं। अकर्मक क्रिया वो होता है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीजों को प्रभावित नहीं करता है, और यहाँ प्रभावित करता है। समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं हिमालय। हिमालय का सही संधि विच्छेद को चुनिए। हिमालय का जो सही संधि विच्छेद है वो है हिम प्लस आलय हिमालय, ठीक है। इनमें से कौन वर्ण अघोष है, तो अघोष वर्ण जो है ये चौ है। कौन सा है, चौ है। तो आप थोड़ा समझिए कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वतंत्र या झुकती होती है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। प्रत्येक वर्ग, वर्ग क ख ग घ वाला, क ख वर्ग, त थ वर्ग, च छ वर्ग, इस तरह से, ठीक है। तो दूसरा वर्ण प्रत्येक का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। उष्ण व्यंजन होता है तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये अघोष वर्ण भी है, ठीक है। आप इतना बात समझ गए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे कि देखिए, उसके बाद है शुभेच्छा की सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। शुभेच्छा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा शुभ प्लस इच्छा, नहीं, शुभ प्लस इच्छा, ये हो जाएगा शुभेच्छा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नीति निपुण। नीति निपुण का शब्द में कौन सा समास है, अभी आपको बताए हैं कि तत्पुरुष समास है। अभी आपको हम समास के बारे में पूरा जानकारी दिए हैं। आप लोग एक काम कीजिए कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी ना समझिएगा आप, ठीक है। आप समझिएगा तभी आप समझ पाइएगा। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ के चल जाइएगा तो ना इधर का रहिएगा ना उधर का रहिएगा, इसलिए आप लोग इसको देखिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6 गो। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा हम वीडियो में किए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो संविधान की 8वीं सूची में होता है 22 भाषा का। अब 22 भाषा कौन कौन है ये भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो असमिया होता है, बंगला, बोरो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृति, ये संस्कृति ने संस्कृत, उसके बाद होता है एक संथाली, फिर होता है सिंधी, तमिल, ये तेलुगु और उर्दू। इतना बात टोटल 22 भाषा है, ठीक है। ये एकदम रट्टा मार सबका होना चाहिए, मेरे तो एकदम जैसे थे हम बता दिए, आप इसको मिला लीजिएगा कि सर ने 22 ही बोला है, ठीक है। आप इतना बात समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आप देखिए कि दो सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं। तो दो सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। जैसे राजपुत्र होगा, राज प्लस पुत्र, उसके पाठशाला होगा, पाठ प्लस शाला, स्वामी विभक्ति होगी, स्वामी प्लस भक्त, जन्म प्लस भूमि, जन्म भूमि। इसके बाद होता है उसके, ये तो आप समझ में आ गई आपको। उसके बाद है अंगारों पर लौटने मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा होता है। देखिए, अंगारों पर लौटने का मतलब होता है कि जो ईर्ष्या से व्यथित होना और कष्ट सहना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्रोध में कठोर वचन कहना, ये सब कोई बात नहीं है। बहुत थक जाना, बहुत प्रसन्न होना, ये सब इससे कोई लेना देना है। अंगारों पर लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से व्यथित होना, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कष्ट सहना या दुख सहना, ठीक है। जैसे दूसरे आदमी से जिसको जलन कहते हैं ना, कि उससे ईर्ष्या होता है, उसको देख के वही चीज़ इसमें समझ जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, आप लोग इसको फीडबैक दीजिएगा कि सर आगे कंटिन्यू करें कि नहीं। और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन क्वेरी चाहिए तो मैंने इसके लिए वीडियो बना रखा है, आप उसको जाके देखिएगा कि जब तक सब कुछ क्या क्या है, कब कब है, ऑफिशियल लेटर जारी कब होगी, सबकी जानकारी उसमें दिया गया है। सिविल कोर्ट के जितने भी बच्चे हैं आप लोगों का तहे दिल से आभार। और जितने भी बच्चे तो दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव करते हैं लेकिन हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिए। देखिए दोस्तों कि मैंने अपना पूरा जान जी लगा दिया है इस बहाली पर। बिहार सिविल कोर्ट का जो है कंप्यूटर साइंस, देखिए कंप्यूटर साइंस का भी प्रैक्टिस सेट है एकदम PYQ पे आधारित। PYQ का मतलब हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित। प्रैक्टिस सेट 1 चला है, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मैंने पढ़ा दिया है, ये दोबारा में है। इस बार सिलेक्शन आप लोग पक्का कीजिए जिससे कि मेरा भी नाम हो कि कहाँ पढ़े थे, तो गुरुकुल टीचिंग स्कूल वाले सर से पढ़े थे, ठीक है। तो ये सब देखिए, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत सारे फायदे देखने को
मिलेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस, बीबीसी ट्री, सिविल कोड, मतलब कहने का मतलब सरकारी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो आप इस पर नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको सारा चीज़ बताया जाता है। आपके हर एक कमेंट पर हमारी नज़र होती है। आप लोग कमेंट कीजिए, पूरा आपको एक्शन लिया जाएगा कि क्या आप चाहते हैं और क्या हम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोग बस अब इतना कीजिए कि आप लोग जुड़ जाइए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन होगा, जो भी कुछ होता है, ये हम आपको बता देंगे। इसमें आपको डेली 10 बजे वीडियो मिलती है, एक मिलती है 10 बजे दिन में, और एक आपको मिलेगी 7 बजे में, एक आपको 7 बजे शाम में मिलेंगी। और आप लोग अगर कहिएगा कोई सेट चलाने के लिए, तो आपको उस टाइप की वीडियो हम उस पर दे देंगे। जो भी टाइमिंग होगा उस टाइमिंग से घबराइएगा नहीं। और आप अगर नए हैं, आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप गुरुकुल टीचिंग स्कूल यूट्यूब चैनल को, सॉरी, उसको टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, आपको उस पर सारे पीडीएफ मिलने लगेंगे। ठीक है, आप कॉन्फर्मेशन देखिएगा कि मैं उसके, आप जुड़िए और हमको बता दीजिएगा कि सर टेलीग्राम हम सब्सक्राइब कर दिए हैं। आपको पीडीएफ जो भी चाहिए कमेंट में कीजिएगा, हम उसको डाल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।